स्वतंत्रता के इस अमृतकाल में जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गौरमोती से लेकर किबूती तक देश के हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, तो यह सवाल मन में आना लाजिम है कि भारत के इस ज्योग्राफिकल यूनिटी के सूत्रधार रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल आखिर क्यों नहीं बन पाए प्रथम प्रधानमंत्री। जब देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास होता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद देश का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रबल पसंद रहे सरदार पटेल की कहानी केवल फुटनोट तक ही सीमित रह गई। यह गांधी जी की कैसी व्यवस्था थी कि कांग्रेस को भंग करने से लेकर देश के बंटवारे तक की अपनी सारी मांगों को नकारने वाले नेहरू के मुख्य समर्थक बने रहे, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आखिर किन योग्यताओं ने नेहरू को आजीवन भारत का प्रधानमंत्री बने रहने का वरदान प्रदान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आज द स्पेकुलम में हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दबे उस सच को जिसने मैकियावेली के उस स्टेटमेंट को सही साबित कर दिया कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और स्वतंत्र भारत का इतिहास कांग्रेस पार्टी के उस गुट की देखरेख में लिखा और पढ़ा गया जो कि आजादी के पूर्व संध्या पर ऑल पावरफुल और यूनिवर्सली रिस्पेक्टेबल महात्मा गांधी के मौन समर्थन के कारण लीडरशिप टसल में विजयी हुआ था, और जिसके अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट पीएम और सरदार पटेल को फर्स्ट डिप्टी पीएम बना दिया गया। साल 1946, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका था और यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि भारत की आजादी अब बहुत दूर नहीं। ब्रिटिश द्वारा इसके लिए कार्रवाइयां भी शुरू की जा चुकी थी, और 1946 में हुए इलेक्शंस में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों को लेकर यह भी क्लियर हो गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ही बुलाया जाएगा, और अचानक से कांग्रेस पार्टी का यह प्रेसिडेंट पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो गया। दरअसल वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस पार्टी का यही प्रेसिडेंट आगे चलकर फ्री इंडिया का फर्स्ट पीएम बनने वाला था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट, या यूं कहें कि भारत के बनने वाले फर्स्ट पीएम के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट 29 अप्रैल 1946 थी। यह नॉमिनेशन 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज द्वारा किया जाना था, और 20 अप्रैल को ही गांधी जी द्वारा नेहरू के पक्ष में अपना खुला समर्थन जाहिर कर दिया गया था। और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इसके बावजूद भी 15 में से 12 कमेटीज ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया और रेस्ट 3 ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी कमेटी ने नेहरू के नेम को रिकमेंड तक नहीं किया। जाहिर है कि भारी बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था, या यूं कहें कि एज पर द रूल सरदार पटेल प्रेसिडेंट पद के लिए चुने जा चुके थे। हैरान परेशान गांधी जी ने नेहरू को यह सब बातें बताई और हकीकत समझाने की कोशिश की, लेकिन अड़ियल नेहरू ने क्लियरली बोला ही विल नॉट प्ले द सेकेंड रोल। और फिर क्या था, गांधी जी ने नेहरू के लिए मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने जेबी कृपलानी की हेल्प से कुछ CWC मेंबर्स द्वारा नेहरू के नेम को प्रपोज करवाया, और यह जानते हुए भी कि पटेल शायद ही कभी गांधी जी की बात को टालें, पटेल से अपना नॉमिनेशन वापस लेने को कहा गया। और गांधी के आज्ञाकारी पटेल ने पद से बड़ा देश सेवा के कर्म मंत्र पर चलते हुए नेहरू के फेवर में अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। No, God, please, no, no, no! और इस तरह नेहरू के फर्स्ट पीएम के रूप में आज कुर्सी का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन गांधी जी ने पटेल के बदले नेहरू को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया? आखिर गांधी जी नेहरू को इतना क्यों सपोर्ट करते थे? इसका आंसर शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस वक्त दिए गए इस स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। गांधी हैज वंस अगेन सेक्रीफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट फॉर द सेक ऑफ ग्लैमरस नेहरू। दरअसल गांधी जी के मन में शुरू से ही नेहरू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था,
और इसके पहले भी 1929 और 1937 में लास्ट मोमेंट में ही गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू को ही अध्यक्ष पद के लिए प्रेफर किया था। दरअसल गांधी जी नेहरू के पर्सनालिटी एंड नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। नेहरू जहां मॉडर्न थिंकिंग रखते थे, वहीं पटेल थोड़े कन्वेंशनल या रूढ़िवादी थे। शायद यही वजह थी कि गांधी जी पटेल से ज़्यादा नेहरू को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडिया को एक ऐसे पीएम की ज़रूरत है जो मॉडर्न अप्रोच वाला हो। दूसरी बात यह थी कि अगर पटेल पीएम बनते हैं तो नेहरू को शायद कोई दूसरा निचला पद मंजूर न होता, जिसका उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन भी दिया था। इसका एक रिजल्ट तो यह होता कि नेहरू के अनुभवों, कार्यों और विचारों का फायदा देश को नहीं मिलता, या फिर दूसरा आउटकम यह हो सकता था कि ब्रिटिश के साथ इंडिपेंडेंस को लेकर चल रहे निगोशिएशंस में कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। और अगर नेहरू कहीं ज़्यादा अड़ियल रुख अपना लेते हैं तो आज़ादी के बाद भी देश में गवर्नमेंट को लेकर समस्याएं होने वाली थी। इवन कुछ का तो मानना है कि नेहरू ने गांधी जी को स्पष्ट तौर पे धमकी भी दे दी थी कि अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं चुना जाता तो वह कांग्रेस को तोड़ भी डालेंगे। और वह टाइम ऐसा था कि देश को दोनों ही लीडर्स की ज़रूरत थी, और गांधी यह भी जानते थे कि पटेल उनकी बात को टालेंगे नहीं, क्योंकि पटेल के लिए फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पोजीशंस मायने नहीं रखता। गांधी जी नेहरू की पर्सनालिटी के साथ साथ उनके कैम्ब्रिज ग्रेजुएट होने, बैरिस्ट्री और ब्रिटिश के साथ स्वतंत्रता को लेकर किए जा रहे निगोशिएशंस को लेकर भी काफ़ी प्रभावित हैं, जिसका जिक्र उन्होंने मौलाना आज़ाद को लिखे गए एक लेटर में भी किया है कि एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेज में पटेल से कहीं ज़्यादा बेहतर नेहरू साबित हो सकते हैं। साथ ही गांधी जी को यह भी लगता था कि इंडिया के इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर नेहरू के जोड़ का कोई लीडर उस समय कांग्रेस में नहीं था, जो कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए काफ़ी मायने रखता है। अब बात आती है कि आखिर पटेल ने गांधी जी की बात क्यों मानी, जबकि नेहरू के वन ऑफ द मोस्ट सिंपैथेटिक बायोग्राफर्स रहे माइकल ब्रेचर का भी मानना है कि उम्र, अनुभव और नियम से भी पटेल पीएम के लिए ज्यादा योग्य थे। इस एक्सेप्टेंस की मुख्य वजह यह आती है कि नेहरू के विपरीत पटेल के पास पूर्व में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन या पोस्ट नहीं था, ना ही देश सेवा के लिए उन्हें किसी पोस्ट या पोजीशन की नीड थी। साथ ही पटेल को यह भी पता था कि नेहरू अपने रिजेक्शन को इतना नॉर्मल नहीं लेंगे और अड़ियल रुख अपना सकते हैं, जिसका असर ब्रिटिश के साथ चल रहे इंडिपेंडेंस को लेकर निगोशिएशन से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में गवर्नमेंट चलाने तक दिखता। साथ ही नेहरू के जो भी सपोर्टर्स होते हैं वो पटेल का विरोध करते, या यूं कहें कि गवर्नमेंट को रूल करने में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। और इस प्रकार गांधी, पटेल और परिस्थिति की व्यवस्था ने नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया, जिसका जिक्र आगे चलकर मौलाना आज़ाद से लेकर सी राजगोपालाचारी ने समय समय पर किया, और गाहे बगाएं जिसकी सुर्खियां आज भी बनती रहती हैं। और इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद 1950 में ही सरदार पटेल का देहांत हो गया, और 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस को मिली मैसी मेजोरिटी ने पंडित नेहरू को आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने का वरदान प्रदान कर दिया। अगर कश्मीर और चाइना इशू को काउंटर न किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ खुद को एक बेहतर लीडर के रूप में उभारा, बल्कि एक सफल प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्वयं को साबित भी किया, और आज़ाद भारत के लिए एक ऐसा स्ट्रांग फाउंडेशन सेटअप किया जिस पर न्यू इंडिया की ऊंची इमारत खड़ी हो रही है। हालांकि कश्मीर और चाइना की यही समस्याएं भारत के लिए नासूर साबित हो रही हैं। आपको क्या लगता है, कितना उचित था पटेल की जगह नेहरू को पीएम बनाना? क्या आपको लगता है कि नेहरू एक अच्छे पीएम बन पाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।